हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रिकल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोजनी। हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोगों बेटा मनी वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। बैंकिंग वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं समय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आय व रोजगार का निर्धारण, जिसमें हम लोगों ने समग्र मांग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज डिस्कस करते हैं हम समग्र पूर्ति के बारे में। किसके बारे में? समग्र पूर्ति। समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? कुल। क्या मतलब होता है? कुल, यानी कुल पूर्ति। सिंपल, एक अर्थव्यवस्था के अंदर, ओके सर, एक लेखा वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके जोड़ को ही कहा जाता है समग्र पूर्ति। और जिस तरह से समग्र मांग को मापने के लिए हम खर्च यूज करा करते थे या खर्च के रूप में मापते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग समग्र पूर्ति को किस रूप में मापते हैं? आय के रूप में मापते हैं। यानी आय और पूर्ति दोनों एक ही बात है। इसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पर, एएस और वाई दोनों क्या है? इक्वल होते हैं बेटा। डन है जितनी बात? ओके। अब हम डिस्कस करते हैं समग्र पूर्ति के घटक, यानी क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या एलिमेंट है। तो मैंने लिखा एएस इक्वल टू सी प्लस एस। इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए। भाई मैंने कितने पैसे कमाए, ये मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये मैंने कितने पैसे कमाए मुझे नहीं पता, बट मैंने जितने भी पैसे कमाए उसमें से मैंने 800 रुपये खर्च कर दिए, उपभोग कर लिए, ठीक। और कुछ पैसे मैंने बचा लिए, कितने? 400 रुपये मैंने बचत कर ली। 800 रुपये इनकम में से उपभोग कर दिए यानी कंजम्पशन, सी, और कुछ बचा लिए यानी एस, 400 रुपये। क्या आप बता सकते हैं कितने में से मैंने कमाए होंगे? सिंपल, 1200 रुपये आपने कमाए होंगे, यानी 1200 रुपये की क्या होगी? आपकी इनकम होगी। तो इसी बात को तो मैंने लिखा है वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। और हमने अगर डिस्कस करा है कि y को ही हम क्या कहते हैं? एस कहते हैं, तो यानी c प्लस एस। याद करने की ट्रिक सिंपल है। एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या होता है? s होता है। एग्रीगेट सप्लाई s के अंदर s होता है। s फॉर सेविंग है यहाँ पर बेटा। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि एडी इज इक्वल टू तो c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर दो क्षेत्रीय की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई बेटा। डन। तो दो टॉपिक समझ में आ गए आप लोगों को। अब हम बात करते हैं समग्र पूर्ति अनुसूची के बारे में। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल क्या है सर? इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एक टेबल से। क्या हमारी इनकम जीरो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या उपभोग कभी जीरो हो सकता है? नहीं सर। इनकम चाहे पूरी अर्थव्यवस्था की जीरो हो, लेकिन कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करते हैं। जीरो पे कितना माना मैंने? 20। ओके सर। अब जब इनकम बढ़ेगी तो उपभोग भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता। मतलब इनकम ज्यादा बढ़ती है और उपभोग कम बढ़ता है। यहाँ पर 20 का चेंज आया, यहाँ पर 10 का चेंज आया। फिर यहाँ कितना चेंज आया? 20 का, यहाँ पर 10 का, 20 का, 10 का। यानी इनकम के बढ़ने से उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन इनकम ज्यादा बढ़ती है, उपभोग कम बढ़ता है। सिंपल। ओके सर। अब हम लोगों को पता है बचत कैसे निकालते हैं भाई। सिंपल, 0 पैसे कमाए मैंने, 20 रुपये खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी? माइनस के 20। कैसे निकाला सर आपने? सिंपल, वाई एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। दोबारा समझते हैं। 20 रुपये कमाए, 30 खर्च कर दिए, बचत कितने की गई? -10 की। 40 कमाए, 40 खर्च कर दिए, बचत कितने की? 0 की। 60 कमाए, 50 खर्च कर दिए, बचत कितने की? 10 रुपये की, ठीक। और अभी हम लोगों ने डिस्कस करा है कि एस के अंदर क्या होता है? सी प्लस एस। तो इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे 20, इसको ऐड करेंगे 40, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 60। बेटा ऐड करके बिना भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस करा कि जो y होता है ठीक वही क्या होता है? एस होता है बेटा। इसी को कहा जाएगा समग्र पूर्ति अनुसूची। अनुसूची का मतलब तालिका से, शेड्यूल से है। अब इसी को मैं डायग्राम पे ड्रॉ कर देता हूं बेटा। ये दिखाया मैंने एक डायग्राम, यहाँ एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, यहाँ 20-20 का गैप कर लिया मैंने। 0, 20, 40, 60, 80। 20 का गैप मैंने यहाँ पर कर लिया, 20, 40, 60, 80। जब इनकम 0 है तो कितने क्या एस है? 0। 0 पर 0, पहला पॉइंट ये रहा। 20 पर 20, 20 पर 20, 40 पर 40। और आप लोगों को पता है, मैथमेटिकली भी जानते हैं आप लोग कि अगर 3 पॉइंट मिल जाते तो हम कोई डायग्राम, कोई कर्व बना सकते हैं। सॉरी। तो हम लोगों ने इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे, ये क्या बनेगा? एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम लोग बोलेंगे समग्र पूर्ति,
ठीक है। तो यानी आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर ये 90 डिग्री का और ये बीचों बीच निकल रहा है, तो यानी मैं कह सकता हूँ कि एएस जो है वो ठीक 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। अभी तो मैंने नंबरिंग से बना के दिखाया है, अगर एग्जाम में आए तो आप डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, मैंने प्रूफ भी करके दिखा दिया आपको। ठीक है, ओके। अब इस टॉपिक पर जो मैंने आपको पढ़ाया, समग्र पूर्ति का अर्थ, समग्र पूर्ति अनुसूची क्या होती है इसके बारे में बताया मैंने, और समग्र पूर्ति वक्र के बारे में बताया। इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आ रखे हैं बेटा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, समग्र आपूर्ति से क्या तात्पर्य है आपका, ये 2020 में आया था, 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर ये तो समग्र आपूर्ति आ गया, आपने तो पूर्ति बताया था। समग्र पूर्ति और समग्र आपूर्ति दोनों एक ही बात है, यानी इसका आंसर ये पूरा डिक्टो ये लिखा हुआ, ये रहा इसका अर्थ। ये तालिका बनाना चाहे और ग्राफ बनाना चाहे, डिपेंड करता है कितने नंबर के लिए आया। अगर 6 नंबर के लिए आया तो मैं इसका पूरा कंटेंट लिख दूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और अगर 1-2 नंबर में आया तो मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख दूंगा इसकी। डन। अच्छा, इसी तरह से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था समग्र मांग का, एग्रीगेट डिमांड की परिभाषा दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट वीडियो समझी होगी कि समग्र मांग का क्या मतलब होता है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के जोड़ को नहीं, उनकी मांग के जोड़ को, ठीक है ना। एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखा वर्ष के दौरान जो वस्तुओं सेवाओं की मांग होती है उसके जोड़ को समग्र मांग कहते हैं, और आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूं उसके बारे में, ठीक। दूसरा, द्विक्षेत्रिक अर्थव्यवस्था से में सामूहिक मांग, बेटा सामूहिक मांग और समग्र मांग एक ही बात है, सिर्फ नाम से कंफ्यूज कर रहा है। कब आया था, 2019 के अंदर। आप लोगों को इसका आंसर आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्वायत्त उपभोग का अर्थ बताइए। जब इनकम 0 होती है, इनकम क्या होती है 0, तो कुछ ना कुछ उपभोग जरूर करते हैं 20 का, 0 पे कितना 20 का, इसी को बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। और स्वायत्त उपभोग को हम दिखाते हैं सी बार से। किससे दिखाते हैं, सी बार से, यानी कुछ ना कुछ उपभोग जरूर होगा। डन। अब हम लोग पढ़ते हैं उपभोग फलन के बारे में, यानी कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन क्या है सर, भाई सिंपल, ये एक इक्वेशन में फंक्शन बनाया बेटा, C फॉर कंजम्पशन इज इक्वल टू F मतलब फंक्शन ब्रैकेट में Y। क्या मतलब है सर इसका, अगर इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो वो भी क्या होता है, बढ़ता है, हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इनकम अगर घटेगी तो कंजम्पशन भी क्या होगा, घटेगा, यानी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसी को कहा जाएगा उपभोग फलन बेटा, ठीक है। ओके सर, इसको प्रत्यक्ष रिलेशन से भी कहा जाएगा, धनात्मक भी कहा जाएगा। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता देंगे कि उपभोग फलन का मतलब होता है जब इनकम के बढ़ने से उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता है, इनकम के घटने से उपभोग भी क्या होता है, घटता है, इसी को कहा जाता है उपभोग फलन बेटा। डन है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बेटा आपको जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ आपको, अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो आप इसको शेयर करिए ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ ये यूजफुल है भी ये नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं हम उपभोग प्रवृत्ति की, कंजम्पशन प्रोपेंसिटी की। भाई इनकम में से आप कितना खर्च कर लेते हैं, इस प्रवृत्ति को कहा जाएगा उपभोग प्रवृत्ति। देखिए मैंने यहाँ पर देखिए बेटा, इनकम 0 है कितने का, 20 का, 20 पर 30, 40 पर 40, 60 पर 50, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है क्या, उपभोग प्रवृत्ति बेटा। डन। ये 2 तरह की होती है बेटा, कितने तरह की, 2, एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटा हम, ये थ्योरी में समझेंगे, एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे हम बेटा। औसत उपभोग प्रवृत्ति, सर जब C को मैं Y से भाग कर दूंगा तो इसी को कहा जाएगा APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन बेटा, ठीक। अच्छा सर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, MPC किसे कहते हैं, उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी MPC कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन बेटा, ठीक है। ओके, इस पर छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इधर देख लेते हैं। APC निकालने के लिए बोले आपको C/Y बेटा, C कहाँ, ये रहा बेटा। 0 को अगर 20 को मैं भाग करूंगा 0 से तो कितना आएगा, इनफाइनाइट, स्टार्टिंग में तो इनफाइनाइट आ गया। 30 को भाग करूंगा कितने से, 20 से, 30 को भाग करूंगा मैं कितने से, 20 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 1.5, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, 1.5 बेटा। फिर उसके बाद 40 को भाग करेंगे हम कितने से, 40 से, 40 को भाग करेंगे कितने से, 40 से, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये APC निकल जाएगा। इसी तरह से निकल जाएगा MPC बेटा।
छोटा देख लेते हैं, इसको कर लेना आप सॉल्व। अब बात करते हैं MPC की, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा Y। कितना M वाले जितने भी होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे डैश रहते हैं। कितना चेंज हो रहा है यहाँ पर सर? यहाँ पर चेंज हो रहा है 10 का, और यहाँ कितने चेंज हो रहा है 20 का। 10 अपॉन में 20 सॉल्व करेंगे 0.5। सर नहीं समझ में आया। 30 था अभी कंजम्पशन, अभी फिर कितना हो गया 40। कितना चेंज हुआ? 10 का कंजम्पशन हो, चेंज मतलब परिवर्तन। यहाँ कितने का चेंज हुआ? 20 का। फिर सॉल्व करेंगे 0.5। अब ये मैं समझना सर 0.5 आएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में तो 0.5 आएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट ही आए बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपभोग समीकरण की, कंजम्पशन इक्वेशन की। C फॉर उपभोग, C बार MPC इंटू वाई बेटा। ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है बेटा। वैल्यू पुट करके देगा आपको बेटा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों से, C इजकल टू 40 प्लस 0.5 वाई। ठीक, तो सर इसको कैसे करना है हम लोगों को? अच्छा, इस इक्वेशन में से अगर तुमसे कहेंगे जी C बार कितना है, तो आप बता देंगे सर C बार की वैल्यू कितनी 40। अगर आपको बोलेगी जी MPC की वैल्यू कितनी है, तो आप बता देंगे जी 0.50। डन है, क्योंकि इक्वेशन के हिसाब से कंपेयर करिए ना, ये 40 ये 50.5 यानी, तो ये MPC हो जाएगा। वाई तो वाई है ही बेटा। अच्छा, सवाल कैसे आएंगे इस पर? इस पर सवाल आएंगे बच्चे, आपको इक्वेशन दे देगा इस तरह से और कहेगा अगर y की वैल्यू 1000 हो, कितनी हो 1000 हो, तो आपको C का मान निकालना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। C इजकल टू 40 प्लस के 0.5 y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1000। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा 500, और ये कितना है 40, और ये कितना हो जाएगा 540 बेटा। ठीक है, होपफुली आपको ये जो मैंने समझाया, जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए, ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।